तो बात करेंगे डॉलर और इंडियन रुपीस। अभी क्या हो रहा है, डॉलर और इंडियन रुपीस, डॉलर ऐसे, इंडियन रुपीस ऐसे। अभी आज की अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि क्यों अभी डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडियन रुपीस कमजोर होता जा रहा है, इसका हम इंपैक्ट देखेंगे, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, होना क्या चाहिए उसको भी देखेंगे। देखो ये डॉलर है, आज अगर $1 को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो आज की बात है, करंट है, अभी गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा 19.17 पैसे, यानी $1 के लिए अभी आपको इंडियन रुपीस में 90 रुपए 17 पैसे देने पड़ेंगे। यानी हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। कमजोर कैसे हो रहा है इसको समझो। हम ये दिक्कत क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम बातें करते हैं, उनको अभी इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, तो वो कहेंगे कि क्या हम इंडियन रुपीस थोड़ी ना खर्च, हम डॉलर थोड़ी ना खर्च करते, तो हमें क्या उससे, या इंडियन रुपीस मजबूत हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि इंडियन रुपीस की कीमत बढ़ रही है, 90 रुपया हो गया 100, ये तो निगेटिव हो रहा है ना। निगेटिव कैसे हो रहा है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझो कि पहले हम $1 के लिए कितने खर्च करते थे, मान लेते हैं 17 रुपीस, यानी 70 रुपए में ही वो ताकत थी कि हम $1 को ला सकते थे। लेकिन अब ये 70 बेचारा फेल कर रहा है। इसने क्या किया, 10 और ऐड किया और एक बीच में 80 रुपए लगाने पड़े, 10 और को बुलाया तब जाके $1 को उठा पाया। अब ये 80 भी फेल कर गया। अब क्या है कि अब 10 और ऐड किया इसने, अब टोटल इसको 90 लोगों को बुलाना पड़ रहा है, यानी 90 सिक्के मिलेंगे तब जाके हम $1 का सिक्का उठाएंगे। कमजोर हुआ ना, मजबूत थोड़ी हुआ। मजबूत किसको कहते कि 90 था अब ये 50 हो गया, इसको हम मजबूत कहते। अच्छा, पहले 90 से हम उठा रहे थे, अब 85 से उठा रहे। मजबूत होने का भी अपना नुकसान है, कमजोर होने का भी अपना नुकसान है, दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो इंडियन रुपीस कमजोर होता जा रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इंपैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जब मुद्रा कमजोर होता है या कमजोर किया जाता है जानबूझ करके, तब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होने लगता है, सुधरने लगता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। लेकिन कितना और कब तक। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों बिगड़ेगा, हम लोग सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पर ध्यान देना होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों बिगड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ने का कारण है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्चुअली क्या है, हम जब व्यापार करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं। हम जब इंपोर्ट करते हैं और वहां डॉलर कमजोर हो गया तो पहले 70 रुपए में $1 का हम सामान ले आते थे, अब उसी के लिए 90 रुपीस लेके जाना पड़ रहा है, तब लेके आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आयात तो हमारे लिए महंगा हो गया। पहले हम जो चीज 70 रुपए में खरीदते थे अब 90 रुपए में खरीद रहे हैं, तो महंगा हो गया। तो जो इंपोर्ट है ना, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, तो जो आयात है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। अब आयात अगर महंगा हो गया तो फिर क्या होगा, इस पे डिपेंड जो प्रोडक्शन है जिसको उत्पादन कहते हैं, और उससे जो वस्तु का निर्माण होगा वो क्या होगा, वो भी महंगा हो जाएगा। यही होगा ना, वो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो यहां पे इंपोर्ट के बेसिस पे यहां वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, राइट, यानी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी। अब जब बहुत ज्यादा महंगा आयात करने लगेंगे, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, उसका तो एक सीमा बढ़ने का, कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलेगा जो बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो ट्रेड जाएगा, ये जाएगा। दूसरा अभी हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बड़ा कारण होगा आयात, इंपोर्ट की कीमत बढ़ जाना। तो इंपोर्ट की कीमत बढ़ने के कारण हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं,
कच्चे तेल की बात करते हैं, तो 90% के आसपास हम तेल क्या करते हैं, हम तो इंपोर्ट करते हैं, कीमत तो बढ़ गई। अब उस पे आधारित जो भी इकोनॉमी का सेक्टर है या जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो जो महंगाई अभी बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये भी है। तो ये सारी चीजें, तो इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और हमारे ऊपर जो कर्ज है, तीसरा, अब इसके बाद देखते हैं, हमारे ऊपर जो कर्ज है, हमने जो लोन ले रखा है वो कर्ज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कर्ज भी बड़ा हो जाएगा यदि हमने डॉलर या फॉरेन करेंसी में कर्ज लिया है तो। अब यहां पर एक चीज आपने देखा होगा और आपके किताबों में भी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक क्वेश्चन है पूछा गया है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो कर्ज लेने वाले को फायदा होता है कि कर्ज देने वाले को फायदा होता है। अब यहां हो जाएगा एक कंफ्यूजन कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो कर्ज लेने वाले को फायदा है कि देने वाले को फायदा है, तो हम कहेंगे कर्ज लेने वाले को फायदा है ना, कर्ज लेने। अब यहां पे तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हम क्या कह रहे हैं कि कर्ज देने वाले को, कर्ज लेने वाले को नुकसान है। ये हुआ कैसे, देखो, कर्ज दो तरह का होता है, मतलब एक तो इंडियन करेंसी में आपने कर्ज लिया, मान लो आपने 60 रुपए इंडियन करेंसी में कर्ज लिया, जिस समय आपने कर्ज लिया था उस समय इस 60 रुपए में $1 खरीदा जा सकता था। आपने अपने भाई से कर्ज ले लिया 60 रुपए, हम मान लेते हैं 60 थोड़ा सा कम लग रहा है ना, 600 रुपए ले लेते हैं, 600 रुपए में हम $10 खरीद सकते थे। आपने अपने भाई से कर्ज लिया, दोस्त से कर्ज लिया, उस कर्ज को आप 2 साल के बाद चुका रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्योंकि भाई और दोस्त था तो वो सूद तो लेगा नहीं। अब वो क्या कर रहा है, वो जो ले रहा है वो 600 रुपए ले रहा है। अब बताइए कि 600 रुपए में क्या अब $10 खरीद सकते हैं, नहीं। तो यहां पे जिसने कर्ज लिया था उसके 600 रुपए का वैल्यू 2 साल पहले ज्यादा था, जब ये $10 खरीद सकता था। अब जब इसने कर्ज चुकाया तो एक्चुअली उसने 600 नहीं चुकाया, 600 से कम चुकाया, क्योंकि अब ये 600 तब 600 बनेगा जब इसमें और 300 रुपए ऐड होगा। अगर ये 900 देता ना, तब ये एक्चुअल में 600 रुपए चुकाया उस समय की कीमत पे, लेकिन अब जो 600 चुका रहा है वो 600 नहीं है, वो 600 नहीं है। अब इसमें जिसको देगा उसको मान लो अब डॉलर खरीदना हो, उसको 300 और ऐड करना होगा, तब जाके वो डॉलर खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि नहीं, कर्ज लेने वाले को इन्फ्लेशन में फायदा होता है। लेकिन अगर कर्ज डॉलर या फॉरेन करेंसी में लिया गया है, इट मींस कि उसी करेंसी में लौटाना है, तब तो भैया जिसने कर्ज लिया वो तो फंसा। कैसे, अब देखो इंडियन और डॉलर है ना, अब देखिए कैसे, पहले 70 रुपए में $1, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, $10 लिया, तो टोटल 700 में इनका काम चल गया। देखो 700 में इन्होंने $10 ले लिया। अब जो कर्ज इन्होंने $10 का लिया था उसकी कीमत थी 700 रुपए उस समय जब लिया, तो कुछ समय के बाद उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी 90 रुपए हो गया, लौटाना इनको डॉलर में ही है। जब लिया था तो 700 रुपए का था, लौटाना इनको डॉलर में, अगर लौटाना इंडियन करेंसी में होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनको $10 खरीदना है तो इनको अभी 900 रुपए खर्च करने होंगे ना इस $10 को लौटाने के लिए। तो जब हमने कर्ज लिया, वो कर्ज कहां गया, वो कर्ज हमारे लिए महंगा हो गया। जो हमने कर्ज लिया, वो कर्ज जिसको डॉलर या फॉरेन करेंसी में लिया, तो वो हमारे ऊपर बोझ बन गया, यानी उसने हमारे खर्च को बढ़ा दिया। ये जब खर्च बढ़ेगा, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हमारे जीडीपी पे भी पड़ेगा। इसके पहले का भी जो पॉइंट था उसका भी असर हमारे जीडीपी पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ रहा है, उत्पादन लागत बढ़ रहा है। जो हमने कर्ज लिया उसकी कीमत अब बढ़ गई, तो इन सब के कारण उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब देखो निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा छात्रों पे। किस तरह के छात्रों पे, वो छात्र जो विदेश में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। पहले विदेश में रहने की फी थी $1000, अब $1000 के लिए
इंटू 17 कर दो, ठीक है, तो इससे इनका काम चल जा रहा था। अब इसी $1000 के लिए इनको इंटू 90 देना पड़ेगा। जिस रूम का वहां कॉस्ट $100 था, तो 100 के लिए ये 7000 में इनका काम चल रहा था, अब उसी के लिए इनको 9000 पे करना पड़ेगा। जो विदेश में जाके इलाज करवाना चाहते हैं अपना, ठीक है, या जो विदेश में घूमना चाहते हैं, उन सब के लिए महंगा होगा, तो उन सब पे निगेटिव इंपैक्ट है। अब ट्रेड डेफिसिट हमने बता ही दिया कि किस तरह से व्यापार असंतुलन हो जाएगा, हमारा व्यापार घाटा हमारा बढ़ेगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट देखिए कई बार क्या होता है, इसको माइन्यूटली अगर देखिए, जैसे नेपाल है, जैसे भूटान है, अब इसको हम जिस कीमत पे जो चीजें दे रहे हैं ना, हम इसको उसी कीमत पे देंगे चाहे कितना भी हमको महंगा खरीदना पड़े। अभी जब इंपोर्ट महंगा हमारा हो जाएगा तो क्या होगा, इनको तो वही सप्लाई दे रहे। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार सब्सिडी देके सरकार ने फिक्स कर दिया कि हम तुमको इतना ही पर देंगे, हम गरीब को इतने ही पे देंगे, वो तो उन्होंने तो फिक्स कर दिया, लेकिन सामने से महंगा आ रहा है, उसके कारण उनको सब्सिडी की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और जब सब्सिडी की कीमत बढ़ानी पड़ेगी तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उस पर निगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। ओवरऑल हमारे जीडीपी पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ट्रेड डेफिसिट, जीडीपी पे एक निगेटिव इंपैक्ट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी इसके निगेटिव इंपैक्ट में। अब सवाल है कि सिर्फ निगेटिव इंपैक्ट ही है, तो मोस्टली अभी निगेटिव ही है, क्योंकि इसका जो डिप्रिसिएशन है ना, जो मूल्य ह्रास है ना, वो बहुत स्पीड से चल रहा है, इतना स्पीड अप नहीं होना चाहिए। सकारात्मक क्या है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक आईटी सेक्टर से, वो एक्सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, टेक्सटाइल से, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अलावा और भी जैसे हीरे का व्यापार है, ये सब तो वहां पे हमें फायदा होगा। तो एक्सपोर्ट में हमें एक फायदा होता दिख रहा है, लेकिन अगर इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा तो उसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा, वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि एक्सपोर्ट में फायदा कैसे होता है, क्यों कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट में फायदा हो रहा है, इसको भी समझो। अगर ये $1 है, इसकी कीमत पहले कितनी थी, 17 रुपीज, अब 70 रुपए में हम मान लेते हैं कि 70 पेन कोई खरीद रहा है, ठीक है, 70 पेन। अब चाइना वाला क्या कर रहा है, चाइना वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम तुमको ना 70 रुपए में 80 पेन देंगे। तो कोई भी फॉरेन ट्रेडर होगा, कोई भी विदेशी व्यापारी होगा, वो कहेगा काहे का इंडिया से हम लेते हैं, हम जा रहे हैं चाइना से ले लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया 90 रुपए, यानी अब इसी डॉलर से 90 रुपए यानी 90 पेन खरीदा जा सकता है। तो कोई चाइना नहीं जाके इंडिया आ जाएगा, अरे $1 में 90 मिल रहा है, तो एक तो बेनिफिट होता है। इसीलिए बीच बीच में चाइना डेप्रिसिएशन करता रहता है, अपने जो पैसे हैं उसकी कीमत वो गिराता रहता है। इसी को करेंसी वॉर का भी नाम दिया जाता है। अगर सब देश ऐसा ही करने लगे तो करेंसी वॉर छिड़ जाएगा। ये एक माध्यम होता है कि ट्रेड को बढ़ाना, ठीक, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने का। लेकिन ये लास्ट टूल होता है, जब सारे हथियार जवाब दे देता है ना, तब इस हथियार का यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंटली इसका हम यूज नहीं कर सकते, रेयर मामलों में कुछ समय के लिए किया जाता है। तो यहां पे एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, तो ये हमको एक फायदा होता दिख रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो भारत का सामान है अब वहां तो सस्ता हो गया ना, अब वहां के लोग $1 लेके जा रहे हैं, तो 90 रुपए का सामान वहां तक वो खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भारतीय सामान यहां से खरीदना सस्ता हो गया, तो वहां भी उनको सस्ता मिलेगा, तो उसके कारण डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा हमारा। रेमिटेंस जो रेमिटेंस का मतलब जो विदेश से पैसा आता है। अब जो रेमिटेंस में क्या था, पहले $100 आ रहा था, तो $100 का मान लो 7,000 रुपए मिल रहा था। अभी इसी $100 का वैल्यू 9,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो उसी 100 हमारे पास 9,000 के रूप में आ रहा है, तो उस रेमिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए विदेशी निवेश बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। अब विदेशी निवेश कैसे बढ़ेगा उसको भी देख लो। विदेशी निवेश कैसे बढ़ेगा, अब मान लो कि पहले कोई $100 लेके आता था, तो वो यहां पे क्या कर रहा है, 7,000 रुपए का काम कर रहा है। अब वो 9,000 रुपए का काम करेगा, तो उसको भी लगेगा कि यार अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का, फटाफट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो विदेशी निवेश जो है ना, वो हमारे यहां बढ़ जाएगा। डंपिंग से बचाव होगा, जैसे चाइना क्या करता था, अपने सामान को क्या करता था, सस्ती कीमत में डंप कर रहा है, राइट, सस्ता कीमत पे डंपिंग कर रहा है। तो उस डंपिंग से बचेंगे, क्योंकि यहां पे सामान ऑलरेडी और लोगों के लिए सस्ता हो चुका है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी।
निर्यात बढ़ेगा, वो तो बता ही दिए। हाँ, विदेशी पर्यटक जो यहाँ पे आएंगे तो अब वो सस्ती कीमत पे घूम सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए आना चाह रहे हैं, यानी यहाँ के जिस भी सुविधा का वो यूज करना चाहेंगे तो उसको सस्ती कीमत पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा फायदा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको अगर कंटिन्यू रखा जाए हमारे इस जीडीपी के ग्रोथ के साथ, तो ये हार्मफुल है, क्योंकि अगर सालाना 1 से 2% तक डेप्रिसिएशन होता है तो इसको तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ेगा, हमारा इंपोर्ट महंगा होगा और एट लास्ट एक्सपोर्ट पे उसका एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। आरबीआई यहां पे बहुत कोशिश कर भी ले तो भी उनके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर से इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो फॉरेन रीजन है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से इंडिया में काम करेगा, जिसको वो कंट्रोल कर पाए। ये मतलब ये एक टाइम के बाद दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अभी आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे चीजों को स्टार्ट किया है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, जिसके कारण उसको वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कीमत बढ़ रहा है, उस पर बहुत कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उस कीमत के कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दें, हम महंगाई नहीं बढ़ने दें। अभी आरबीआई हमारे इसी पे काम कर रही है। ठीक है, तो अभी जो डॉलर और इसका वॉर है, कुल मिला के यही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े।